ऊर्जा। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। बात करेंगे एक बार फिर से नई ऑयल डिस्कवरी या ऑयल ब्रेक थ्रू। आसाम भारत का वो पहला राज्य बनने वाला है जो भारत सरकार को एनर्जी सिक्योरिटी या फिर कहें जो डिस्कवरी है हाइड्रोकार्बन की वो देगा। और इस पर हेमंत बिस्वा शर्मा ने बात की है जो आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं। और ये जो डिस्कवरी है जिसके नाम से जाना जा रहा है, ये है नमरूपुर हार्ट वन वेल। और ये पहला राज्य बनने वाला है जो एनर्जी सिक्योरिटी और साथ ही साथ इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन करने वाला है पूरे राज्य को। बड़ा अपडेट है, बड़ा डेवलपमेंट। और एक बार फिर से इस पर चर्चा करेंगे। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, आसाम भारत का वो पहला राज्य बनने वाला है जो भारत सरकार को एनर्जी सिक्योरिटी या फिर हम कहें कि इस माध्यम से इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन करेगा, न सिर्फ आसाम को बल्कि पूरे भारत को। और ये बड़ी डिस्कवरी और बड़ा ये अपडेट है। किस तरह से आप देख रहे हैं? हम लगातार इस तरह के अपडेट्स पर चर्चा भी कर रहे हैं। देखिए, इंडिया की ऑयल सिक्योरिटी, ऊर्जा सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आसाम के जो चीफ मिनिस्टर है हेमंत बिस्वा शर्मा, मैं उनको एक तरह से सीईओ ऑफ आसाम बोलना चाहूंगा। उन्होंने क्या किया है, इस बार फर्स्ट टाइम यू सी दैट द स्टेट इज हम्म। इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन। आज आपने कभी सुना है कि स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व है ऑयल एक्सट्रैक्शन, प्रोडक्शन, रिफाइनिंग में? वो स्टेट गवर्नमेंट कर रहे हैं। जनरली क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट्स को मिलता है, रॉयल्टीज मिलता है, उनको 12.5% ऑफ द प्रोडक्शन का कॉस्ट का मिलता है। आसाम हम्म। सरकार को रॉयल्टीज भी मिलेगी, शेयर ऑफ प्रॉफिट भी मिलेगा। हम्म। क्योंकि ये जो वेल है जो अभी डिस्कवर किया है, ये ऑयल इंडिया लिमिटेड ने डिस्कवर किया है। अब आसाम सरकार ने ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ करार किया है कि अगर कोई फ्यूचर में कोई वेल मिलता है, डिस्कवरी होता है, उसके अंदर वो उन्होंने एक तरह से करार किया है कि उन्होंने उस फ्यूचर डिस्कवरीज के लिए स्टेक ले लिया है। उनको 10% स्टेक उन्होंने ले लिया है और उन्होंने आसाम हाइड्रो कार्बन एंड एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड नाम से फर्म उन्होंने एस्टेब्लिश कर ली है। ऐसा है कि भारत के अंदर ये फर्स्ट टाइम है कि कोई स्टेट इज इन्वॉल्व इन हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन, रिफाइनिंग, एवरीथिंग। क्यों इंपॉर्टेंट है ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, भारत के अंदर अगर ऑयल का डिस्कवरी हुआ, वो आसाम में ही हुआ। और ये जो ऑयल वेल है, ये मिला है डिब्रूगढ़ के पास। डिब्रूगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान, वो है चाइनीज बॉर्डर पे, ठीक है। और बताया जाता है कि ये चाइनीज बॉर्डर पे रहने के कारण भारत सरकार इसको एक तरह से स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व एक तरह से कैटेगरी में डाल सकता है। इसको इसको एक तरह से स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व की कैटेगरी में आने से इधर आप ये देखेंगे एनहांस सिक्योरिटी होने वाली है। यहाँ से एक पाइपलाइन ऐसी हो सकती है, वो डायरेक्टली मिलिट्री को सप्लाई की है बॉर्डर पे, जिसके कारण मिलिट्री को फ्यूल की शॉर्टेज ना हो ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ वॉर। वो शायद पॉसिबिलिटी नहीं वो पॉसिबिलिटी नजर आ रही है मुझे। तो दिस ओवरऑल रीजन में भारत की जो सुरक्षा है, आंतरिक सुरक्षा है, वो बढ़ेगी, बॉर्डर सिक्योरिटी को और एक तरह से सिक्योर करेगा। देखिए, मैं जरूर बोल सकता हूँ कि भारत की एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ेगी, भारत का इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा, वो सब बात तो सही है। बट इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन से हम चाइना को काउंटर कर सकते हैं, हमारे आर्म फोर्सेस को बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। और भारत सरकार इसके अंदर ऐसे और सारे वेल्स को उन्होंने मान्यता दे दी है कि वहां पे जाके वो ड्रिल कर सकते हैं। इसमें बताया जाता है कि वो स्वीट क्रूड ऑयल है और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। आपको मालूम है, भारत प्रेशियस जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, $100 बिलियन जो है वो ऑयल पे खर्च कर रहा है। और ये प्रेशियस जो डॉलर्स है 100 बिलियन के, अगर हम इसको डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ा के और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करें, तो हम एक तरह से रेवोल्यूशन लेके आ सकते हैं इन द एंटायर ऑयल मार्केट। भारत इज द सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल इन द वर्ल्ड। अगर ये भारत के पास अगर ऐसे ही कुएं मिलते रहे, जैसे अंडमान में मिला है, जैसे हमको अभी राजस्थान में मिला था और अभी हम यहाँ पे मिल रहा है, तो हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करते जाएंगे
और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करने से हम अब्रॉड से जो अभी 87.5% अपना जो क्रूड इंपोर्ट करते हैं वो धीरे धीरे कम करते सकते हैं। भारत सरकार ने एक एम्बिशियस टारगेट बनाया है कि उन्होंने बोला है कि 2035 तक वो शायद अपना जो क्रूड इंपोर्ट है वो 50% तक करना चाहते हैं। अब इतने सारे चीज के लिए आपको एक तरह से एक्सप्लोरेशन नीति, आपको एक्सप्लोरेशन करना पड़ेगा। एक्सप्लोरेशन के बाद एक्सट्रैक्शन के लिए कमर्शियल फीसिबिलिटी करना पड़ेगा। इस चीज में बहुत ज्यादा एक तरह से आप देख रहे हैं कंटिन्यूस खबरें आती जा रही है। अंडमान में हमने देखा कि बॉम्बे हाई में आई, बॉम्बे हाई में हमने फिर बाद में हमने बलिया में देखा, फिर बाद में हमने इवन कृष्णा गोदावरी बेसिन में भी देखा। और मजे की बात यह है कि बंगाल के अंदर भी वेस्ट बंगाल के पास भी कुएं और गैस का मतलब तेल और गैस के रिजर्व्स मिले हैं। तो बहुत हद तक भारत सरकार एक तरह से सीरियस है इस चीज को बढ़ाने के अंदर। अंबर जी आप अनम्यूट करना पड़ेगा। अंबर जी मैं ये बता रहा हूँ कि भारत सरकार बहुत एक तरह से कंटिन्यूसली जी, जी। एक्सप्लोरेशन। मैं वही बोल रही थी उमेश जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आसाम सरकार को हमने देखा काफ़ी एक्टिवली वो इस पूरे प्रोसेस में शामिल हो रही है। काफ़ी सारी कंपनीज़ को फ़ॉर्म किया गया है, जो सरकारी कंपनियाँ हैं बनाई गई, चाहे जिनकी आपने मेंशन भी किया। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में अलग-अलग राज्यों में देश के इस तरह की डिस्कवरी सामने आ रही है, तो क्या हम इसमें हालाँकि हम इसमें देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ज़्यादा एक्टिव रोल होता है, लेकिन अब राज्य सरकारें भी इसमें आगे बढ़ रही हैं। तो क्या कुछ और हम बदलाव देख सकते हैं कि राज्य सरकारें भी इस दिशा में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगी आने वाले समय में? हम जहाँ पर एनर्जी सिक्योरिटी की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि एनर्जी सिक्योरिटी की बात होती है तो कहीं न कहीं वो उन राज्यों को इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन करने का भी कार्य करेगा। देखिए, जो मॉडल अभी आसाम सरकार ने अपनाया है उसके बाद रिपोर्ट आ रही है कि गुजरात है, राजस्थान है और तमिलनाडु जैसे राज्य भी कंसिडर कर रहे हैं कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ एक जॉइंट वेंचर करें और फ्यूचर एक्सप्लोरेशन के अंदर वो एक तरह से प्रॉफिट शेयरिंग में आने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें एक चीज ये देखिए कि अगर राज्य सरकार डायरेक्टली अपने नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर जॉइंट वेंचर करते हैं तो उनको रॉयल्टीज भी मिलेगा, प्रॉफिट भी मिलेगा। और हम ये हुँ, देखेंगे कि हमने बहुत बार सुना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सारे स्टेट के रिसोर्सेज ले लेता है, उनको पैसे नहीं देता है, हम इतना टैक्स भरते हैं। तो एक तरह से ये उन लोगों के लिए जवाब रहेगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट को अक्यूज करते रहते हैं कि वो स्टेट को लूटता है। और सेकेंड आप ये देखिए कि भारत के अंदर जो ट्रू फेडरल स्ट्रक्चर है वो एस्टेब्लिश होगा। देखिए, ये जो असम सरकार ने जो किया है ना, ये वर्ल्ड में कहीं नहीं हुआ है। जनरली क्या होता है, केंद्र सरकार ही पूरा एक तरह से जो भी है, फेडरल गवर्नमेंट हो, केंद्र सरकार हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ये लोग ही एक तरह से पूरा रिसोर्सेज इनके पास होता है। स्टेट के पास वो पावर नहीं होता है। पर आज ये पॉलिसी में थोड़ा सा चेंजेस करके सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को भी एक तरह से भागीदारी बना रही है फॉर ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी। अब इससे क्या होगा कि जो रेवेन्यू है वो शेयर होगा। और एक चीज है इसके अंदर स्टेट्स भी होंगे, वो उनको भी इंसेंटिवाइज किया जा रहा है कि अपने स्टेट के अंदर वो नेचुरल रिसोर्सेज को खोजें, उसको माइनिंग करें, एक्सट्रैक्ट करें, रिफाइन करें। और देश के अंदर जो हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करके उसको रिफाइन करके देश के अंदर ही प्रोडक्शन करें और फिर बाद में एक्सपोर्ट करें। ये भारत सरकार का एक लक्ष्य है। मुझे तो ये समझ में आ रहा है। बिल्कुल वो तो है, लेकिन साथ ही साथ सबसे बड़ा इसमें डेवलपमेंट ये है कि जो स्टेट्स गवर्नमेंट्स हैं वो भी इसमें आगे आ रही हैं, और आसाम सरकार ने ये एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल पेश किया है कि जिस तरह से उन्होंने अपना पार्टिसिपेशन इसमें किया है। और हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक्स पर लिखा भी है इस पूरी डिस्कवरी और इस पूरे अपडेट के बारे में। तो ये तो समझ में आता है कि ये और राज्यों के लिए भी एक लीडिंग एग्जाम्पल हो सकता है, क्योंकि हम सभी राज्यों में लगभग देख रहे हैं किस तरह की डिस्कवरीज आ रही हैं। और अगर हम इस दिशा में बात करें तो ओवरऑल, क्योंकि एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर फूड सिक्योरिटी तो एक मसला है ही, जिस दिशा में भारत सरकार काम करती है। हम फूड काफ़ी बड़े स्तर पर प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन
उसको सिक्योर प्रोसेस करने की जो एक कवायद है उस पर सरकार काम कर रही है। लेकिन एनर्जी सिक्योरिटी की अगर बात करें या फिर रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं उस दिशा में आजकल सभी देश काफी तेजी से काम कर रहे हैं। और ऐसे में जब ऑयल को लेकर पूरे वर्ल्ड में काफी हम जंगे और झगड़े देखते हैं, तो ऐसे में भारत में जो ये डिस्कवरीज हैं उससे हम क्या कुछ बदलाव देख सकते हैं, और साथ ही साथ जो इकोनॉमिक रेवोल्यूशन है और एनर्जी सिक्योरिटी उस दिशा में। देखिए, जो जनरली जो बताते हैं, क्रूड का जो एक्सट्रैक्शन कॉस्ट होता है, वो $7 से $8 के ऊपर नहीं होता है और ये बिकता है 50, 60, 70 और कभी-कभी तो 100, 140 तक भी चले जाता है। आपने देखा है कि जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध स्टार्ट हुआ, तो एक बार ऑयल के दाम $120 तक पहुँच गए थे, ठीक है? और आपने ये भी देखा है कि हमारा जो जनरली हमको ओपेक कंट्रीज़ जो होती हैं, वो जनरली प्रोडक्शन डिक्रीज़ कर देती है, तो इमीडिएटली दाम बढ़ जाते हैं। अब क्या होगा, भारत जो वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ क्रूड है, वो खुद अगर डोमेस्टिकली क्रूड को एक्सट्रैक्ट और रिफाइन करता है, हमारे पास तो सबसे बड़ी रिफाइनरी है, एक्सट्रैक्ट करता है और रिफाइन भी करता है, तो सारा प्रॉफिट हमको मिलेगा। सेकंड, हमें एक तरह से वी कैन नेगोशिएट बेटर टर्म्स विद द ओपेक कंट्रीज एंड ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। सेकेंड, आप ये भी देखिए कि चाइना अपना सारा जो 70% अपना जो ऑयल है वो एक्सपोर्ट करता है स्ट्रेट ऑफ मलाका के थ्रू, और भारत उसको कभी भी जैम कर सकता है, चाइना को मालूम है। इसके लिए चाइना सीपेक जैसे रूट बनाना चाहता है, जिससे वो उधर से डायरेक्टली सेंट्रल एशिया से डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर सके। पर चाइना को वो चीज फेवरेबल नहीं हो रही है, क्योंकि कुछ कारणवश ऐसे हैं कि पाकिस्तान ही अनस्टेबल हो गया है। तो इसके लिए अब क्या है, भारत की एनर्जी सिक्योरिटी इंप्रूव होती है। सेकंड, ये डिब्रूगढ़ में है, जो बॉर्डर के पास है, चाइनीज बॉर्डर के पास। इससे क्या होगा, जो नॉर्थ में आपको मालूम है, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, हमेशा हमारे ऊपर खतरा रहता है कि हम इसको बंद कर देंगे तो हम अपना मिलिट्री सप्लाई, हमारी फॉरवर्ड फोर्स को कैसे भेजेंगे, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। अब इसका भी सोल्यूशन आ गया है। गवर्नमेंट इसको शायद एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व डिक्लेयर करके इसके अंदर से एक पाइपलाइन ऐसी बना सकती है कि फॉरवर्ड पोस्ट में जहाँ पे भी फ्यूल सप्लाई की जरूरत है, वो डायरेक्टली इस रिफाइनरी से डायरेक्टली हो जाएगी, जिससे हम चाइनीज थ्रेट को इजीली काउंटर कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा, एक तरह से मैं बोल रहा हूँ, सिक्योरिटी हमारे लिए एक सिक्योरिटी एडवांटेज हो चुका है, ये मेरा मानना है। बिल्कुल। और ये बड़ी बात आपने कही है कि हमारे लिए एक बड़ा सिक्योरिटी एडवांटेज हो चुका है। लेकिन हम जानते हैं कि भारत और चाइना के बीच जो रिश्ते हैं वो जो एक बर्फ जमी थी उन रिश्तों में, थोड़ी थोड़ी वो बर्फ टूटनी शुरू हुई है, पिघलनी शुरू हुई है। क्योंकि हमने देखा है कि अमेरिका, चाइना और भारत के बीच में जो चीज़ें चल रही हैं, जो सारा कुछ टैरिफ को लेकर, वो चीज़ें अभी काफ़ी असर डाल रही हैं इस पूरी जियोपॉलिटिकल इक्वेशन पर। देखिए, मेरा एक चीज मानना है, मैं टाइम एंड अगेन ये बोलता हूँ कि चाइना पे विश्वास नहीं कर सकते। सबसे बड़ा धोखेबाज नेशन है चाइना। वो भारत को अपना कॉम्पिटिटर मानता है। यहाँ पे वो जितनी भी बातें करे, हमें ये नहीं भूलना चाहिए 1962 में हमने अपना अक्साई चिन्ह इसी भरोसे पे खोया है। और उसके बाद आज चाइना के साथ अगर हम सिर्फ ट्रेड नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, कोई दोस्ती नहीं हो रही है, ये समझ जाइए। सेकंड, हमें एक ही चीज है, चाइना हमारा दुश्मन है, दुश्मन रहेगा, और जब तक चाइना का विघटन नहीं होता, चाइना हमेशा हमारा दुश्मन रहेगा। और अब ये और एक और एक चीज नोट करिए, भारत अपना जो 87.5% जो इंपोर्ट करता है, वो धीरे धीरे इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन करता गया। तो इससे फायदा हमको मिलेगा, हमारे एमएनसी, हमारे जो पीएसयूज कॉर्पोरेशन है उनको मिलेगा, हमारी गवर्नमेंट्स को मिलेगा, और देश के अंदर दाम कम होंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, हमारी इंडस्ट्रीज को एक तरह से स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलेगा, कॉस्ट एफिशिएंट होंगे। तो ये बहुत बड़ी ये चेन ऑफ थॉट्स है। अगर जो भारत सरकार ने स्टेट गवर्नमेंट्स को अपने अंदर, वो उन्होंने एक्सप्लोरेशन और के लिए एक तरह से उनको परमिशन दे दी कि वो स्टेक होल्डर भी बन जाए, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। कि भारत सरकार चाहता है कि फेडरल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके भारत की ग्रोथ में एक साथ साझा होकर ये काम करे। ये दिस इज अ ट्रू फेडरल स्ट्रक्चर जो मोदी सरकार प्रमोट कर रहा है। और इसमें जो स्टेट्स के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं,
उनको डिसीजन लेने की जरूरत है। अगर आपको आना है तो आप पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशन के साथ साझेदारी कर सकते हैं और उसी के हिसाब से आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप ले लीजिए। नहीं तो आपको Absolutely. रॉयल्टीज तो मिल ही रही है 12.5%। आपको जी, प्रॉफिट शेयरिंग चाहिए तो आप इन्वेस्टमेंट करिए और आप भी एक तरह से आप अपने स्टेट के सीएम मत बनिए, आप उसके अंदर सीईओ बनिए जो देश के अंदर इन्वेस्टमेंट लेके आ सकते हो, एक्सट्रैक्शन कर सकते हो, जी, रिफाइनिंग बिल्कुल कर और ये सकते हो। एग्ज़ाम्पल सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने पेश किया है जो कि काफ़ी बड़ा और बहुत काफ़ी मज़बूत एग्ज़ाम्पल है, जो कि और सभी राज्यों को एक उदाहरण के रूप में ज़रूर देखने के लिए मिलेगा और इसको हम रिपीट होते हुए और अन्य राज्यों में भी देखेंगे। उमेश जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय श्री राम।